स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है। यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा ग्लोबल लीडर्स से रिक्वेस्ट है वो किया गया कि रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करवाया जाए, किसी भी तरीके से ट्रूस का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो वहाँ पे कैरी आउट हो सके। स्टूडेंट, 2022 के समय रसिया के द्वारा यूक्रेन का जो एरिया है वहाँ पे अटैक किया गया था। आप देखिए कि 3 इयर्स का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हुआ है, बट इस कन्फ्लिक्ट का किसी भी तरीके से जो कंक्लूजन है वो नहीं हो सका। ना तो स्टूडेंट्स रसिया के द्वारा यूक्रेन का जो कम्प्लीटली टेरिटरी है उसको यहाँ पे अनेक्स किया गया, ना आप देखिए कि यूक्रेन को जो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो ग्लोबल कंट्रीज, उनके द्वारा इस तरीके से मिलिट्री सपोर्ट है उसको प्रोवाइड किया गया कि जिससे यूक्रेन का जो डिफेंस फोर्सेज हैं रशियन मिलिट्री का जो अटैक है उसको डिफेंड कर सके, अपना जो टेरिटरी है उसको डिफेंड उनके द्वारा कैरी आउट किया जा सके। अब रिसेंटली जो यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो यूएस के विजिट के लिए गए थे। आप देखिए कि वहाँ पे यूएस के द्वारा एक कंक्लूजन है वो रखा गया था कि जो टेरिटोरियल एरिया रसिया के द्वारा अनेक्स किया गया है वो रसिया के ही कंट्रोल के अंदर रहेगा, तो बाकी एरियाज़ के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। बट आप देखिए कि उसको यूक्रेन के द्वारा डिनाई है वो किया गया, यूएस के द्वारा उसके रिवर्स के अंदर में जो मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाता है पोलैंड के थ्रू में, तो उसको आप देखिए कि स्टॉप है वो किया गया है। यूक्रेन का यहाँ पे जो प्रपोजल यही है कि इनिशियल फेज के अंदर में जो स्पेस का जो एरिया है, स्काई का जो एरिया है उसके थ्रू जो अटैक्स किए गए हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि मिसाइल अटैक हैं, ड्रोन के अटैक हैं, तो उनको यहाँ पे स्टॉप किया जाए। और आप देखिए कि स्काई के अलावा जो सी के एरिया से जो अटैक हैं उनको इनिशियल फेज के अंदर स्टॉप किया जाए। उसके बाद में टेरिटोरियल जो कॉन्फ्लिक्ट है, टेरिटोरियल एरिया के अंदर में किस तरीके से पीस का इस्टेब्लिशमेंट होगा उसके रिगार्डिंग में यूक्रेन के द्वारा डिस्कशन है वो किया जाएगा रसिया के साथ में। क्योंकि स्टूडेंट्स रसिया का जो कुर्स्क रीजन है, रसियन जो कुर्स्क रीजन है, वहाँ पे आप देखिए कि यूक्रेन की फोर्सेज के द्वारा काफ़ी कुछ एरिया है उसको कैप्चर है वो वहाँ पे किया गया है। अब आपको एग्जाम के पर्पज़ से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। यूक्रेन का लोकेशन हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो एक बार उसका लोकेशन आपको प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो यूक्रेन है वो सिचुएटेड है, ये यूक्रेन का पार्ट है। यूक्रेन के इस एरिया के अंदर में जो पेनिनसुलर एरिया है जिसको कि हम क्रीमिया के नाम से जानते हैं, ये क्रीमियन जो पेनिनसुला है जो कि 2014 के समय में रसिया के द्वारा इसको अनेक्स है वो कर लिया गया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रसिया है वो अपना एरिया है वो शेयर करता है, यहाँ पे जो रसिया का ही एरिया सिचुएटेड है। अब आप देखिए कि ये जो वाटर बॉडी है जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं, ब्लैक सी के नाम से, और ये जो एरिया है जो कि क्रीमिया के ईस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, इस वाटर बॉडी को हम सी ऑफ अजोव के नाम से जानते हैं। सी ऑफ अजोव है ब्लैक सी, और सी ऑफ अजोव को जो कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको हम किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, कर्च स्ट्रेट है। तो आप देखिए कि जो कर्च स्ट्रेट है वो कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव के साथ में। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में रसिया यहाँ पे सिचुएटेड है, फिर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि बेलारूस अपना एरिया है वो शेयर करता है यूक्रेन के साथ में, यूक्रेन के साथ में एरिया शेयर करता है बेलारूस है। बेलारूस के अगर हम बात करें वेस्टर्न पार्ट के अंदर में या यूक्रेन का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि पोलैंड नाम का जो कंट्री है जिसके थ्रू मिलिट्री सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जाता था वो वहाँ पे सिचुएटेड है। पोलैंड के बाद में आप देखिए कि वहाँ पे स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया अपना एरिया है वो शेयर करता है, स्लोवाकिया अपना एरिया शेयर करता है। स्लोवाकिया के सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि हंगरी नाम का जो कंट्री है, स्लोवाकिया है, हंगरी है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे एक स्मॉल जो लैंडलॉक कंट्री है जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं, मोल्दोवा के नाम से। और स्टूडेंट्स, रोमानिया नाम का जो कंट्री है वो भी अपना एरिया शेयर करता है। तो ये जो कंट्रीज अपना एरिया शेयर करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यूक्रेन का अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, आप देखिए कि ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है इसकी वजह से भी यूक्रेन का काफ़ी सारा जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिविल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ है। तो यूक्रेन का डिमांड ये भी है कि जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका डैमेज को किसी तरीके से रोका जाए, जो ड्रोन के अटैक्स किए जाते हैं स्काई के थ्रू में। तो इसी वजह से स्काई और सी का एरिया है वहाँ पे इनिशियली ट्रूस के बारे में उनके द्वारा डिस्कशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूक्रेन का जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है,
इसी वजह से यूक्रेन को ब्रेड बास्केट के नाम से भी जानते हैं कि काफ़ी सारा ग्रेन्स है उनका उनका वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ करता है। आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर में जब वॉर हुआ था तो टर्की के द्वारा एक ग्रेन्स के रिगार्डिंग में जो ट्रीटी है उसको कैरी आउट किया गया था कि जो यूक्रेन का जो यहाँ पे जो साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में ओडेसा नाम का जो पोर्ट है, ओडेसा नाम का एक पोर्ट है, उस पोर्ट के थ्रू जो इनके द्वारा सप्लाई किया जाता है अदर कंट्रीज़ को ग्रेन्स का, तो सप्लाई किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो रसिया यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग में। तो एक ग्रेन्स का जो ट्रीटी है वो भी कैरी आउट किया गया था इनिशियल फेज के अंदर में। काफ़ी सारा ग्रेन्स इनके द्वारा वर्ल्ड के जो अदर कंट्रीज हैं उसको सप्लाई है वो हुआ करता है। स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक रिवर भी फ्लो करती है, यूक्रेन के थ्रू एक रिवर फ्लो करती है जिसका ओरिजिनेशन है वो रसिया से है। रसिया के बाद में आप देखिए कि बेलारूस के लिए वो रिवर जाती है और बेलारूस के लेटर फेज के अंदर में फिर आपको वो यूक्रेन का ये कम्प्लीटली जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ से उसका फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। रिवर का जो नेम है वो आप देखिए कि नीपर नाम से उसको जाना करते हैं या नीप्रो भी उसको बोल दिया करते हैं, नीप्रो है। तो आप देखिए कि डी यहाँ पे साइलेंट है, जो यूक्रेन का जो लैंग्वेज है उसके अंदर में डी को बोला जाएगा, डेनीप्रो इसको बोला जाते हैं। तो बेसिकली नीपर ये रिवर है जो यहाँ से फ्लो करती है, मेजर रिवर है, और भी काफ़ी सारी स्मॉल रिवर्स हैं वो फ्लो हुआ करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सर हैं। एस जयशंकर सर हैं वो यूके के विजिट के लिए गए हैं, उनके द्वारा आयरलैंड के वहाँ पे भी विजिट है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो आप देखिए कि यूके के विजिट के लिए गए हैं तो हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग में इनके द्वारा जो डिस्कशन है वो किया गया है वहाँ पे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को किस तरीके से कैरी आउट करना है यूके के साथ में इंडिया के द्वारा। इनका जो टेरिटोरियल एरिया है जो इनका कहाँ पे ये सिचुएटेड है तो उसका एक बार आपको प्रैक्टिस है वो ज़रूर से होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो यूके का जो बेसिकली टेरिटोरियल एरिया है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको जो बेसिकली आप देखिए कि जो आयरलैंड नाम का जो एरिया है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि यूके के अंदर में आपको जो स्कॉटलैंड है, जो स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, ये आपको बेसिकली यूके का जो पार्ट है, जो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है उसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और नॉर्दर्न आयरलैंड भी इसी का जो पार्ट है वो सिचुएटेड है। ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो भी उसी का पार्ट है। इस एरिया के अंदर में बेसिकली आप देखिए कि यूरोपियन जो मेन कंट्रीज हैं, जो इसमें आपको बेल्जियम नाम का जो कंट्री है वो भी आज के न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन है। तो आप देखिए कि बेल्जियम नाम का जो कंट्री है, फ्रांस है, वो यहाँ पे सिचुएटेड है इस पार्ट के अंदर में, यूरोपियन कंट्रीज के वहाँ पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि इरिस नाम का जो कंट्री है, आयरलैंड है, वो सिचुएटेड है। ये नॉर्दर्न आयरलैंड है जो कि पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का, आप देखिए कि एरिया है। यहाँ से काफ़ी सारी वाटर बॉडीज हैं वो सिचुएटेड हैं। इस एरिया के अंदर जो वाटर बॉडी है उसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? नॉर्दर्न सी के नाम से, नॉर्थ सी के नाम से इसको हम जाना करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि जो नॉर्थ सी को जो कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल के साथ में, यहाँ पे जो इंग्लिश चैनल है वो सिचुएटेड है। आपने कभी अगर जीके के एग्जाम्स, जीके मीन्स जो फैक्चुअल नॉलेज के जो एग्जाम्स स्कूल्स के अंदर कंडक्ट होते हैं, तो काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि कौन इंडियन पर्सन है जिनके द्वारा फर्स्ट इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस किया गया था। तो आप देखिए आरती शाह नाम से वो पर्सनैलिटी हैं, आरती शाह नाम से वो पर्सनैलिटी हैं जिनके द्वारा फर्स्ट टाइम जो इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस है वो किया गया था। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश चैनल यहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्दर्न सी यहाँ पे सिचुएटेड है। कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको किस नाम से हम जानते हैं? स्ट्रेट ऑफ डोवर, डोवर स्ट्रेट के नाम से इसको जाना करते हैं, डोवर स्ट्रेट है। अब आप देखिए कि ये तो हमने बेसिकली यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड जो एरियाज है उसको यहाँ पे देखा है। यहाँ पे स्टूडेंट जो वाटर बॉडी जो सिचुएटेड है, यहाँ पे जो वाटर बॉडी है जिसको कि हम इरिस सी के नाम से जानते हैं, इरिस सी। इरिस सी को स्टूडेंट्स जो कनेक्ट करता है सेल्टिक जो सी है उसके साथ में, यहाँ पे जो सेल्टिक सी है वो सिचुएटेड है, सेल्टिक सी। सेल्टिक सी के साथ में जो कनेक्ट करने वाला जो वाटर बॉडी है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको सेंट जॉर्ज चैनल है, सेंट जॉर्ज चैनल के थ्रू ये कनेक्ट होता है इरिस सी के साथ में। सेल्टिक सी का जो कनेक्टिविटी है वो आपको सेंट जॉर्ज चैनल के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो इरिस सी को जो नॉर्दर्न पार्ट के साथ में जो कनेक्ट करने वाला जो चैनल एरिया है उसको किसके नाम से जानते हैं?
उसको स्टूडेंट्स नॉर्थ चैनल के नाम से, उसको नॉर्थ चैनल के नाम से। ये लोकेशन से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपसे हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपसे एक सवाल ये भी हो सकता है कि इस इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जिससे कि यूरोपियन एरिया का, यूरोपियन जो यूनियन का एरिया है वो टच होता है। तो आप देखिए कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूके के अंडर में है, तो ये जो एरिया है वो बेसिकली आयरलैंड के साथ में कनेक्ट होता है, और आयरलैंड आपको यूरोपियन यूनियन का जो पार्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जो लोकेशन बेस्ड प्रैक्टिस है वो हमने यहाँ पे किया है। अब आप देखिए कि यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन है, उसके बाद में आयरलैंड के वहाँ पे भी विजिट के लिए जाएंगे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मणिपुर के पर्सपेक्टिव से हैं। मणिपुर के वहाँ पे आप देखिए कि उसको फिर से किस तरीके से रीबिल्ट है वो किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा एक मीटिंग है वो लिया गया है। अर्लियर फेज के अंदर में वहाँ पे जो गवर्नर हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल है वो वहाँ पे लग चुका है। प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के थ्रू लगता है स्टूडेंट? आर्टिकल 356 है और आर्टिकल 365 है। ये दो आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू आपको प्रेसिडेंट रूल है किसी भी एक स्टेट के अंदर देखने के लिए मिलता है। इमरजेंसी प्रोविजंस तो हमने जब लगा था ये प्रेसिडेंट रूल, तो उस समय उनको डिस्कस किया था कि क्या इनका जो क्राइटेरिया हुआ करता है किस बेसिस पे लगाया करते हैं। आर्टिकल 355 भी है जो बेसिकली स्टूडेंट्स की किसी भी एक स्टेट के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का या वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग में अगर वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं कैरी आउट होती है तो प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया जा सकता है। तो ये मणिपुर के बारे में है। मणिपुर के रिगार्डिंग में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा मीटिंग लिया गया वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में, और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कहा गया है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप के जो इंस्टीट्यूशन है जिनके ऊपर अटैक हुआ है उनको रीबिल्ड है वो करना चाहिए। रीबिल्ड के अलावा आप देखिए कि मणिपुर के अंदर में जो वेपन्स का जो लूट किया गया था, वेपन्स को जो लूट लिया गया था कम्युनिटीज़ के द्वारा, तो उनको भी वापस से रिटर्न करने का जो एक टाइम फ्रेमवर्क है वो दिया गया है वहाँ के गवर्नर के द्वारा कि जो अपने वेपन्स है वापस से दे दीजिए। फोर्सेज का उनका वेपन है वो बेसिकली पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो। फ्री मूवमेंट को भी अलाउ किया गया है कि आप फ्रीली वे के अंदर में जो आर्टिकल 19 आपको ग्रांट करता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है हमारे टेरिटोरियल एरिया के अंदर में, तो आप देखिए उसको भी अलाउ है वो किया गया। एग्जाम के पर्पज से आपको क्या यहाँ पे पता होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको मणिपुर का जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। मणिपुर का जो लोकेशन है, सपोज कीजिए मणिपुर है वो सिचुएटेड है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। मणिपुर के कौन सा एरिया है? नागालैंड का एरिया है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में नागालैंड है। फिर आप देखिए कि इसका वेस्टर्न पार्ट के अंदर में कौन सा एरिया है? आसाम अपना एरिया। आसाम का जो सेंट्रल पार्ट ऑफ आसाम है ना, दीमा हसाऊ का जो एरिया है वो इसी एरिया के अंदर में सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि आसाम अपना एरिया है वो शेयर करता है। सदर्न पार्ट के अंदर में मिजोरम है स्टूडेंट, सदर्न पार्ट के अंदर में मिजोरम है। और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे म्यांमार का सगेन जो रीजन है, चीन स्टेट है, सगेन रीजन है, चीन स्टेट सगेन रीजन है, वो यहाँ पे अपना एरिया है वो शेयर करते हैं। तो ये सिक्योरिटी रिव्यू के अंदर में एक यहाँ पे पॉइंट का डिस्कशन ये भी है यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का कि हमारा जो बॉर्डर म्यांमार के साथ में है उसको प्रॉपर वे के अंदर प्रोटेक्ट किया जाए, फेंसिंग है वो वहाँ पे लगाया जाए। और ड्रग का जो कार्टेल एरिया है, ड्रग का जो नेटवर्क का एरिया है, क्योंकि आप देखिए कि जो म्यांमार का जो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे ड्रग का जो प्रोडक्शन है, बेसिकली वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो हुआ करता है, और बाद में अदर एरियाज के लिए रिगार्डिंग में वो ड्रग है उसको सप्लाई करते हैं। तो ड्रग का जो नेटवर्क है उसको रोका जा सके उसके रिगार्डिंग में बॉर्डर प्रोटेक्शन, बॉर्डर का जो फेंसिंग है उसको यहाँ पे उसका भी डिस्कशन है वो हुआ है। अब स्टूडेंट्स आपको एक यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ बॉर्डर एरिया के अंदर रहा करती हैं, उनके रिलेशंस आप देखिए कि एक बॉर्डर से अदर बॉर्डर एरिया के अंदर हुआ करते हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव से एक फ्री मूवमेंट रिजाइम का भी कॉन्सेप्ट है, फ्री मूवमेंट रिजाइम का भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बॉर्डर प्रोटेक्शन के बारे में मेंशन है, तो आपका यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपका ये है कि इंडिया का म्यांमार के साथ में कितना बॉर्डर है वो शेयर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है किलोमीटर, कितना किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है। सेकंड स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन कौन से स्टेट के साथ में शेयर होता है, हमारे कौन कौन से स्टेट है जिसके साथ में बॉर्डर है वो शेयर होता है।
और थर्ड स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये बताना है कि इंडिया और म्यांमार बॉर्डर एरिया के अंदर में कौन सा हमारा जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके द्वारा इसको डिफेंड है वो किया जाता है। क्योंकि आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी का जो टॉपिक है जीएस पेपर थर्ड के अंदर में बॉर्डर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे। हमारे जो पोरस बॉर्डर हैं, जो जोग्राफिकल टेरेन है वो डिफ़िकल्ट है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, तो वहाँ पे किस तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी आपका पार्ट है जीएस पेपर 3 के अंदर में। और आपसे सवाल ये भी हो सकता है कि काफ़ी बार जो कमेटीज हैं उनके द्वारा सजेस्ट किया जाता है वन बॉर्डर वन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, वन बॉर्डर वन फोर्स की एक बॉर्डर के अंदर में जो भी सिक्योरिटी ऑपरेशन है उनको प्रॉपर कोऑर्डिनेट मैनर के अंदर में कैसे कैरी आउट किया जाए, कैसे वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, उसी वजह से एक फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो एक बॉर्डर एरिया के अंदर में। तो क्योंकि किसी भी तरीके का जो यहाँ पे आप देखिए कि लेस कोऑर्डिनेशन है या किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द फोर्सेज या अनकोऑर्डिनेशन है वो ना देखने के लिए मिले। तो ये बेसिकली आप देखिए कि जो मणिपुर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। मणिपुर को स्टूडेंट्स स्टेट हुड है वो कब मिला था, मणिपुर का स्टेट हुड है वो कब मिला था। आप देखिए कि हमारा जो कम्प्लीटली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, सबसे पहले आपको असम नाम का जो स्टेट है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि स्टेट्स का क्रिएशन होता है 1962 के समय में, नागालैंड है वो क्रिएट होता है, ग्रेटर नागालिंगम मूवमेंट है डॉक्टर फीजो का लीडरशिप के अंदर में 1962-63 के समय में। फिर स्टूडेंट्स 1971-72 के समय आप देखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न जो मैप है वो चेंज होता है, 3 वहाँ पे जो नए जो स्टेट है वो बनाए जाते हैं। एक आप देखिए कि मेघालय वहाँ पे बनाया जाता है, मेघालय है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे मणिपुर भी उसी समय क्रिएट होता है, मणिपुर है, मेघालय है और इसके अलावा स्टूडेंट त्रिपुरा है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा नाम का जो स्टेट है उसी समय क्रिएट होंगे। 2 यूटी हैं वो बना दी जाएंगी उस समय में। 2 यूटी कौन सा बनता है, फार ईस्ट के अंदर में सबसे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन सा है स्टूडेंट्स, अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे डाउन के अंदर में मिजोरम है। तो मिजोरम एंड ग्रेट अरुणाचल प्रदेश है वो यूटी बनती हैं। बाद में 1987 के समय में जब गोवा को स्टेटहुड दिया गया था तो इस समय इन दोनों को भी स्टेटहुड है वो ग्रांट होता है 1987 के समय में। अब कौन सा स्टेट वहाँ पे बचा है, सिक्किम का पार्ट बचा है। तो सिक्किम आप देखिए कि 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको स्टेटहुड है एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप से ऐड किया गया था। आर्टिकल 2A है और 10th जो शेड्यूल है। फिर बाद में आप देखिए कि वहाँ के लोगों का डिमांड था कि सिक्किम को एज ए फुल फ्लैज स्टेट के रूप से ऐड किया जाए। तो स्टूडेंट फुल फ्लैज स्टेट के रिगार्डिंग में फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को जो ऐड है वो किया गया, सिक्किम को ऐड किया गया फुल फ्लैज स्टेट के रूप से। आर्टिकल 2A है उसको डिलीट कर दिया गया, 10th शेड्यूल को डिलीट कर दिया गया जो बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप से आया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में। और सिक्किम को आर्टिकल 371F के थ्रू, 371 का जो क्लोज एफ है उसके थ्रू एक स्पेशल पावर है वो दे दिया गया कि सिक्किम के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो वहाँ का जो लोकल पर्सन है वही इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा, वहाँ का लोकल वो पर्सन है वो होना चाहिए। तो ये सिक्किम के बारे में था। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैसे बने हैं उसको हमने डिस्कस किया है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न जब स्टेट्स का क्रिएशन था तो उसके बिटवीन में कोई अदर स्टेट्स नहीं बने हैं, हमने ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के फोकस के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से अगर आपको नहीं पता है ना तो आप अपना जो पॉलिटी का जो बुक आप रेफर करते हो उससे जाके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, कैसे उनका क्रिएशन हुआ, कैसे उनको ऐड किया गया, उसके बारे में आप रीड कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगा। काफ़ी बार हम न्यूज़पेपर के अंदर में उसको डिस्कस भी कर चुके हैं। एस.के. धर कमेटी है, जेवीपी कमेटी जो कांग्रेस का कमेटी होता था, फिर फजल अली है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, फिर उसके बाद में कैसे जर्नी हुआ गुजरात स्टेट का क्रिएशन फ्रॉम द बॉम्बे स्टेट, बॉम्बे स्टेट का जो एरिया है उसको महाराष्ट्र के रूप से चेंज किया गया। फिर हमारे कुछ यूटीज को ऐड किया गया जो अदर जो हमारे फॉरेन पावर्स उनके कंट्रोल के अंदर हुआ करती थी, उनसे आज़ाद करवाने के बाद में उन यूटीज़ को ऐड किया गया। 12th 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मणिपुर के बारे में और यहाँ पे आप देखिए कि मणिपुरी का जो लैंग्वेज है, मणिपुरी जो लैंग्वेज है उसको हमारा शेड्यूल 8 के अंदर भी ऐड किया गया है। कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है, ये 3 लैंग्वेज हैं जिनको एक साथ ऐड किया गया था 8th शेड्यूल के अंदर में।
तो ये है मणिपुरी क्लासिकल डांस, वो आपको पता होना चाहिए। संकीर्तना का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, उसके अंदर हम उसको ऐड करते हैं, तो वो भी आपको हमने काफ़ी बार इन सभी टॉपिक्स को जो डिस्कस है वो किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कश्मीर के बारे में है। कश्मीर में इस साल जो विंटर का जो समय है, वहाँ पे रेनफॉल है वो नहीं रिसीव हुआ। जो स्नो है, स्नो का जो कवरेज है वो भी उतना एक्सपेक्टेड, उतना जो है वो कवरेज है वो नहीं हुआ है। तो वहाँ पे बेसिकली डिस्कशन ये किया गया है कि जो हार्श समर का जो समय रहेगा उसको कैसे डील किया जाएगा। कश्मीर का एक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके द्वारा अपना काफ़ी कुछ वर्क है उसको कैरी किया गया है कि कश्मीर के अंदर में जब समर के समय में कैसे वहाँ पे, या ड्राई जो समय है जब वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, तो कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसको कैरी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वहाँ पे आप देखिए कि कश्मीर का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको सर्टिफाइड जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। एक वहाँ पे आप देखिए कि क्रॉप्स का जो कैलेंडर है उनके द्वारा लोगों में अवेयरनेस को जनरेट किया जाए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बूस्ट किया जाए। क्रॉप का जो कैलेंडर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो सीड्स हैं, क्रॉप का जो कैलेंडर है। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कश्मीर के जो फार्मर्स हैं उनको, तो बेसिकली आप देखिए कि सबसे ज़्यादा तो एक तो कश्मीर के अंदर में जो राइस है, राइस का जो कंजप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। राइस काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो खाया है वो जाता है, राइस वहाँ पे कश्मीर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, राइस के रिगार्डिंग में जो पैडी का जो क्रॉप है, पैडी का जो क्रॉप है जिसको कि आप देखिए कि टू मच वाटर का अवेलेबिलिटी का रिक्वायरमेंट है, टू मच वाटर का अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे एक ग्लोबल एक फिनोमिना भी है, आप देखिए कि उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ के डिस्कशन के बाद में। तो राइस के रिगार्डिंग में वहाँ पे ड्रोट को जो टॉलरेंट करने वाले जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा सैफरोन का जो खेती हुआ करता है कश्मीर के अंदर में, सैफरोन कहाँ पे प्रैक्टिस हुआ करता है, पंपोर नाम का जो एरिया है, पंपोर नाम का जो एरिया है वहाँ पे सैफरोन का खेती आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स, ये कोई हिली एरिया है, हिली एरिया के अंदर में सपोज कीजिए यहाँ पे प्लेन का एरिया क्रिएट होता है, तो इस एरिया को बोला करते हैं करेवाज के नाम से। इसको किसके नाम से बोला करते हैं? करेवाज है। करेवाज के अंदर में सैफरोन है, जो केसर है उसका खेती हुआ करता है। जो हमारा रेड सैफरोन है, रेड कलर का जो सैफरोन हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। आप देखिए कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इनका प्रोड्यूसर है। इंडिया कौन सा है, कौन से नंबर के ऊपर है इसमें? सेकेंड लार्जेस्ट है, ईरान के बाद में। ईरान वहाँ पे फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर इंडिया है। और ओवरऑल अगर हम सैफरोन के बारे में डिस्कस करें तो स्पेन नाम का जो कंट्री है, जो कि आइबेरियन पेनिनसुला के वहाँ पे सिचुएटेड है, एक साइड में पुर्तगाल है, एक साइड में स्पेन है, सदर्न पार्ट के अंदर अफ्रीका है, मोरक्को स्ट्रेट वहाँ से पास होता है, जिब्राल्टर स्ट्रेट सॉरी, मोरक्को जो सदर्न पार्ट के अंदर वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि स्पेन के वहाँ पे ऑल क्वालिटी ऑल टाइप ऑफ जो सैफरोन है उसका जो प्रैक्टिस है वो किया जाता है। तो ये सैफरोन के बारे में डिस्कशन रहा। अब आप देखिए कि क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, माइक्रो इरिगेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा, ड्रोट टॉलरेंट जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे कश्मीर का इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। स्टूडेंट्स, हमने वाटर टॉलरेंट के बारे में कहा था, तो आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे ग्लोबल पावर्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग है चाइना। तो चाइना के द्वारा आप देखिए कि रिसेंट कुछ ईयर्स के अंदर में एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को किया गया है कि जो वाटर कंज्यूमिंग जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन उनके द्वारा नहीं किया जाता है। जो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ में उनके रिलेशन अच्छे हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि उनसे जो यहाँ पे टू मच वाटर का रिक्वायर्ड वाला जो क्रॉप्स हैं वो उनके द्वारा प्रोड्यूस ना करते हुए उन कंट्रीज से उन जो क्रॉप है उसको इम्पोर्ट है वो किया जाएगा चाइना के द्वारा। तो ये काफ़ी बार एक प्रैक्टिस आपको देखने के लिए मिलेगा कि जिन कंट्रीज के अंदर में जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीटिंग सिचुएशन के अंदर में है, उनके द्वारा टू मच वाटर इंटेंसिटी का जो क्रॉप्स हैं, टू मच वाटर रिक्वायरमेंट का जो क्रॉप्स है उनका प्रैक्टिस नहीं हुआ करता है, जिससे कि अपना जो रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट कर सके वो वहाँ पे। इंडिया के अंदर तो आप देखिए कि मैक्सिमम इरिगेशन के अंदर में ग्राउंड वाटर का ही यूटिलाइजेशन है वो हुआ करता है, ग्राउंड वाटर को ही जो यूज है वो किया जाता है हमारे यहाँ पे इरिगेशन प्रोसेस के अंदर में। तो ये हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी का ड्राई समर के पर्सपेक्टिव से जो प्लान है उसको हमने डिस्कस किया। जो माइक्रो इरिगेशन है, स्प्रिंकल इरिगेशन है, उसका प्रमोशन का उनका यहाँ पे टारगेट है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बन जो इंटेंसिटी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये साइंस के पेज के ऊपर मेंशन न्यूज है। कार्बन इंटेंसिटी है वो क्या है कि किसी भी एक सेक्टर के अंदर में, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टील का सेक्टर है, स्टील का सेक्टर है, तो स्टील का ये जो सेक्टर है इसका प्रोडक्शन के अंदर में कितना कार्बन का जो एमिशन है वो होता है, कितना कार्बन का जो एमिशन है वो हुआ करता है उस सेक्टर के अंदर में। तो उस सेक्टर को प्रॉपर वे में गवर्नमेंट के द्वारा एनालाइज है वो किया जाए, उसके बारे में डिस्कशन है। जैसे कि आप देखिए कि कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एचआर डिपार्टमेंट का यहाँ पे काम होता है कि कितना यहाँ पे जो वर्क है उसको यूटिलाइज किया गया है, कैसे ऐसे आवर्स हैं कंप्लीट डे के अंदर में जिसमें कम वर्क है वो हुआ है। तो जो कंप्लीट एनालिसिस का काम है एचआर डिपार्टमेंट का हुआ करता है, वैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा या इन्वायरमेंट एजेंसीज के द्वारा सेक्टर स्पेसिफिक जो कार्बन एमिशन है उसको रिकॉर्ड करने का ज़रूरत है, जिससे कि उस सेक्टर के अंदर में कार्बन का जो इंटेंसिटी है, जो एमिशन है, उसको रिड्यूस है वो किया जा सके। अभी आप देखिए कि रिसेंटली जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके द्वारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक लाया गया है कॉन्सेप्ट। वो बेसिकली क्या है, ऐसा जो कोई भी गुड्स है जिसके प्रोडक्शन के अंदर में मोर कार्बन का वहाँ पे एमिशन हुआ है, जो इनका टारगेट रहेगा, मोर एमिशन अगर उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के अंदर में है तो आप देखिए उसके ऊपर में मोर टैक्स है वो लगेगा। जैसे सपोज कीजिए 100 रुपये का वो प्रोडक्ट है, 100 रुपये का उनके द्वारा जो टैक्स है वो लगा दिया जाएगा, तो 200 के अंदर उसका जो अवेलेबिलिटी रहेगा मार्केट के अंदर में, तो उसका जो परचेजिंग पावर है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, मार्केट के अंदर में कम उसको खरीदा जाएगा। तो कार्बन इंटेंस जो कार्बन का मोर एमिशन है, जो प्रोडक्शन है उसके किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, तो उनको रिड्यूस करने का ये टारगेट है। उसी के पर्सपेक्टिव से कार्बन इंटेंसिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। चाइना के द्वारा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक कार्बन एमिशन के रिडक्शन के बारे में एक टारगेट रखा गया है, उसको भी यहाँ पे मेंशन है। इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है यहाँ पे, और जो पॉइंट का जो डिस्कशन है वो है एविएशन सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। अब आप देखिए कि स्टूडेंट्स, इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात हैं, पिछले कुछ समय से हमारे जो रिलेशंस हैं वो बूस्ट हुए हैं, पिछले कुछ समय से हमारे रिलेशंस, हमारी जो पार्टनरशिप है वो बूस्ट हुआ है। इंडिया के द्वारा काफ़ी सारा इंडिया का जो डायस्पोरा वहाँ पे विजिट करता है, वहाँ का जो वर्क है उसके अंदर में उनका कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात से इंडिया को जो एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में। जो आप देखिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी का जो एक्सपोर्ट है वो हुआ करता है इंडिया के अंदर में उनके द्वारा। अब यहाँ पे एविएशन सेक्टर के स्पेसिफिक जो पार्टनरशिप है वो पूछा गया है, इतने उसके बारे में लिखा गया है इस एडिटोरियल के अंदर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग के अंदर में ये होना चाहिए, क्या ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी के मेंस के अंदर में पूछे जा सकते हैं? ओनली जीएस पेपर सेकंड के अंदर में इंडिया और यूएई का एविएशन सेक्टर का पार्टनरशिप के बारे में काफ़ी कम चांसेज हैं स्टूडेंट्स इस तरीके से सवाल का पूछे जाना। पर कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है, इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छे रेट के ऊपर में उसका इंक्रीज है वो हुआ है, जिसके अंदर में आप देखिए कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट है एविएशन सेक्टर के अंदर में, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बना है। उसके बिहाइंड में क्या रीजन है स्टूडेंट्स? एक तो आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा पूरे देश का आम नागरिक नाम का जो इनिशिएटिव चलाया गया, जिसके अंदर में हमारे जो स्मॉल टाउन्स हैं वहाँ पे भी आप देखिए कि कनेक्टिविटी है वो हुआ है। स्मॉल सिटीज़ हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, टायर सेकंड एंड टायर थर्ड के जो सिटीज़ हैं उसके अंदर भी जो एविएशन का जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हुआ है। यहाँ पे डिस्कशन ये है कि यूनाइटेड अरब अमीरात है वो एक वाइटल ट्रेवल डेस्टिनेशन है। इंडियन पर्सन्स जिनके पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं नंबर्स, और यूनाइटेड अरब अमीरात है वो एक इम्पोर्टेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन है, एक इम्पोर्टेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन है। इसके अलावा आप देखिए कि जो मॉडर्नाइज स्ट्रेटजी किया गया है इंडिया और यूएई के द्वारा एक दूसरे के रिलेशन के अंदर में, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, हमारा बिजनेस एंड टूरिज्म है जो बूस्ट हुआ है, तो उनको भी यहाँ पे यूटिलाइज करने का ज़रूरत है। मॉडर्नाइज जो स्ट्रेटजी है उसको बेनिफिट है वो किया जाए एक सिविलियन पर्सन के द्वारा, जिससे कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे बूस्ट हो सकें।
स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि कम्पिटिटिव एंड कोऑपरेशन है, उसके बारे में है कि कम्पिटिटिवनेस है उसको कैरी करना है एक दूसरे कंट्री के साथ में। और आप देखिए कि इंडिया और यूएई का जो कोऑपरेशन है उसको भी बूस्ट करना है। तो ये कुछ आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। एक सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है जीएस पेपर सेकंड के अंदर में। मैक्सिमम आपसे जो सवाल है वो ये हो सकता है कि इंडिया यूएई के रिलेशन कैसे हैं, या और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सवाल हो सकता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इंडिया का G20 की मीटिंग के समय जो लॉन्च हुआ था, तो कैसे हमारा कनेक्टिविटी बूस्ट होगा, जिसके अंदर आप एक एविएशन सेक्टर को भी लिख सकते हो, अपने आंसर के अंदर में कोट कर सकते हो। डीलिमिटेशन के बारे में है, ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर में। तो आप देखिए कि डीलिमिटेशन के पर्सपेक्टिव से जो एक जो सिविल सर्विस इंस्टीट्यूशन के ही टीचर हैं उनके द्वारा ये एनालिसिस किया जाता है पॉलिटी के काफ़ी सारे टॉपिक्स को, जो कि आप देखिए कि चेन्नई के अंदर वो सिचुएटेड अकेडमी है, उसके वो फैकल्टी हैं। तो बेसिकली सर के द्वारा यहाँ पे यही डिस्कस किया गया है कि जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, कैसे सदर्न इंडिया का जो कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस के कंटिन्यूस जो हमारे 30 ईयर्स हम रहे हैं, वहाँ पे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो कंडक्ट हुआ एवरी सेंसस के बाद में। तो प्रेजेंट समय में हमारे जो लोकसभा का जो नंबर ऑफ सीट्स है वो फिक्स हुआ था स्टूडेंट्स 1971 के समय से, और कंटिन्यूस उसी बेसिस पे है। सदर्न इंडिया के स्टेट्स का वहाँ पे कंसर्न ये है कि 1970s के बाद में जो फैमिली प्लानिंग है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल के जो इनिशिएटिव्स है वो उनके द्वारा अच्छे से इम्प्लीमेंट है वो किए गए, वहाँ पे उस तरीके से पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि अब उनका कंसर्न ये है कि इस तरीके से उनके द्वारा इन इनिशिएटिव्स को भी इम्प्लीमेंट किया गया। अब पार्लियामेंट के अंदर में जब नया डिलिमिटेशन कमीशन का एक्सरसाइज कंडक्ट होगा, क्योंकि 2026 तक हमारा जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो फिक्स कर दिए गए थे 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 1971 से लेकर अभी तक जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको फिक्स कर दिया गया था। लास्ट टाइम एक 2002 के समय जो डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था, बट अब देखिए उस दौरान में नंबर ऑफ सीट्स के अंदर में किसी तरीके का चेंज नहीं हुआ। विद इन द स्टेट के अंदर में कोई टेरिटोरियल एरिया है उसको लिटिल बिट रीएडजस्टमेंट है वो कैरी आउट किया गया था। तो यहाँ पे कंसर्न ये है कि जब नंबर ऑफ सीट्स नया पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पे रिकॉग्नाइज होगा, सदर्न इंडिया के स्टेट जिनके द्वारा इनको बेटर वे के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उनका उनका रिप्रेजेंटेशन है वो रिड्यूस हो सकता है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इंश्योर भी किया गया था कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिड्यूस नहीं होगा। तो उसी के बारे में डिस्कशन है कि किस बेसिस पे एनालाइज हो, यहाँ पे किस तरीके से उनको प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कैरी आउट किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक पॉपुलेशन है, हर एक पर्सन को एक वोट का जो राइट जो दिया गया है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनके पास में अवेलेबल। तो आप देखिए कि पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है, जो रेशियो है उसके बेसिस के ऊपर में, पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वो डिसाइड हुआ करती हैं। तो किस तरीके से उसको कैरी आउट किया जाएगा, डिलिमिटेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आर्टिकल 82 के अंदर में है कॉन्स्टिट्यूशनल ये कमीशन हुआ करता है, इनका जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है वो हुआ करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस एंड ताइवान के बारे में है। आप देखिए कि ताइवान के रिगार्डिंग में कुछ यूएस के द्वारा जो चेंजेस किए जाते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर में कुछ चेंजेस किए गए थे जिसको कि चाइना के द्वारा जो कंसर्न है वो माना जाता है। ताइवान जो कि बेसिकली आप देखिए कि स्टूडेंट्स ये चाइना का एरिया है, यहाँ पे बेसिकली सिचुएटेड है ताइवान जो है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है, जो ताइवान स्टेट है, इस स्टेट के थ्रू चाइना काफ़ी बार अपना जो मिलिट्री फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट करता है, उसके रिगार्डिंग में काफ़ी बार जो अनसर्टिनिटी है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में जो कंसर्न्स है उसको ये रेज करता है। ताइवान का जो लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर में जो प्रोग्रेस हुआ है सेमीकंडक्टर या जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है, उसके अंदर में उनका जो आप देखिए कि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ग्लोबल लीडर के रूप से वो इमर्ज हुए हैं उस डोमेन के अंदर में। उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ रीड करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको डायरेक्शन इश्यू किया गया कि उनके डोमेन एरिया के अंदर में फॉरेस्ट का जो लैंड है वो कितना है, और उसके जो लैंड रिकॉर्ड हैं उनको उनके द्वारा इंश्योर है वो करना है, उस लैंड रिकॉर्ड का कंसोलिडेशन करना है,
और फॉरेस्ट का जो डोमेन एरिया है, जो ज़मीन है, उसको वहाँ पे बताना है विद इन द 6 मंथ के अंदर में। स्टूडेंट्स 1996 के समय में हमारे जो इस तरीके से जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि टी.एन. गोदावर्मन केस है। टी.एन. गोदावर्मन वो जो केस है उसके थ्रू कोर्ट के द्वारा बेसिकली फॉरेस्ट एरिया का जो प्रोटेक्शन है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया हुआ करते हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए कि कुछ वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, कुछ वहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व्स हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप का जो फॉरेस्ट लैंड है उसके जो सभी रिकॉर्ड्स हैं वो होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में, उसमें किसी भी तरीके का जो एनक्रोचमेंट है वो ना हो। तो टी.एन. गोदावर्मन जो केस है उसी के बारे में ये डिस्कशन किया गया है, उसी के बारे में ये कम्प्लीटली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारा जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उसके बारे में मेंशन किया गया। 2017 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसको लाया गया था। न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी, उसके अंदर में काफ़ी कुछ टारगेट्स हैं वो रखे गए थे, जिसके अंदर में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो MMR का जो रेशियो है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, काफ़ी बार आप देखिए कि मदर्स का डेथ होता है प्रेगनेंसी के दौरान में, या प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी है उस दौरान में उनका जो डेथ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो MMR का जो रेशियो है उसको रिड्यूस करना था, मैटरनल मोर्टिलिटी जो रेट है उसको रिड्यूस करना था नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक टारगेट डिस्कस करेंगे कि GDP का 2.5% ऑफ GDP है वो हमें हेल्थ सेक्टर के अंदर में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, कंट्रीब्यूट करना है 2.5% ऑफ GDP इन द हेल्थ सेक्टर। तो सेकंड आप देखिए कि MMR का जो टारगेट रखा गया था कि 1 लाख जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उसके अंदर में 100 तक हम यहाँ पे जो वुमेन्स का जो डेथ है उसको लेके आना है, रिड्यूस करना है। अर्लियर फेज के अंदर ये जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। आप देखिए कि 1 लाख जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उसके अंदर में 100 का जो टारगेट है उसको रखना था, तो उसको हमने काफ़ी अच्छे से रिड्यूस किया है। 83% हमारे यहाँ पे MMR का जो रिडक्शन है वो हुआ है 90s से लेकर 2020 तक हमारे यहाँ पे जो रिडक्शन है 83% हुआ है। अर्लियर फेज के अंदर नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। जो इन्फेंट है उनका भी डेथ काफ़ी बार देखा करते थे, उसको भी देखिए कि 69% रिड्यूस है वो किया गया है लास्ट 30 ईयर्स के टाइम पीरियड के दौरान में। तो स्टूडेंट्स इस कम्प्लीटली जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, जो नंबर्स को रिड्यूस किया गया, उसके बिहाइंड में क्या रीजंस हो सकते हैं। आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी आप ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, या हो सकता है मेंस में आपको क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि यहाँ पे 2-3 थिंग्स हैं। एक तो आप देखिए कि सोशल स्ट्रक्चर के अंदर में क्या चेंज हुआ, एजुकेशन है, एजुकेशन का जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, हेल्थ के लिए जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हैं वो देखने के लिए मिलेंगी कि हॉस्पिटल के अंदर में प्रेग्नेंट वुमेन को लेके जाया जाएगा, वहाँ पे उनका जो डिलीवरी कॉन्सेप्ट है वो हुआ करेगा, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो नर्सेज है, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर हैं उन्हीं के द्वारा उसको डील किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एजुकेशन का यहाँ पे इंक्रीज होना। सेकेंड आप देखिए कि हेल्थ का जो फैसिलिटी है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, जो वहाँ पे आप देखिए कि ब्लॉक लेवल के ऊपर में जो CSC हुआ करता है उसका इस्टेब्लिशमेंट हो, तो हर एक ब्लॉक लेवल के ऊपर में CSC का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है। थर्ड स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो ग्रास रूट के अंदर में जो वर्कर हैं, जो इसके इम्पोर्टेंट आप देखिए कि फाउंडेशन है हेल्थ सेक्टर के अंदर में, जो हमारे पैरामीटर्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिनको कि हम 3A के नाम से जाना करते हैं। कौन है ये स्टूडेंट्स? आशा वर्कर्स है। आशा कौन है? एक्रीडिएशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ने, जिनके द्वारा किसी भी एक प्रेग्नेंट वुमेन है इनको इंसेंटिवाइज किया गया है, जिससे कि आप देखिए कि ये अपना वर्क को भी कैरी आउट करते हैं। हेल्दी उनको फूड का अवेलेबिलिटी को कैरी आउट करवाना हो। हेल्दी फूड के अलावा आप देखिए कि उनको बेसिकली प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए लेके जाना हो, तो इससे इस तरीके से इसको इंसेंटिवाइज जो किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसका भी जो बेनिफिट है वो रिसीव हुआ है। तो आशा सहयोगिनी उनको बोला करते हैं, जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं इस हेल्थ सेक्टर के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए आशा के अलावा ANM है स्टूडेंट्स। ANM कौन है? ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हुआ करती हैं, जो मेडिकल का फैसिलिटी, जो हेल्थ का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती हैं। फिर आप देखिए कि आपको आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आंगनवाड़ी जो सेंटर्स है उनका इस्टेब्लिशमेंट होना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो 3A का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे फाउंडेशन है हमारे
ग्रास रूट लेवल, ग्रामीण एरियाज़ के अंदर में, रिमोट एरियाज़ के अंदर में जो हेल्थ के जो पैरामीटर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट होना, इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर का इम्प्रूवमेंट होना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आप देखिए कि अल्मा आटा डिक्लेरेशन है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के रिगार्डिंग में। तो ये कंप्लीट आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि किस वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ है। और तो आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा भी इंसेंटिवाइज है वो किया गया है, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, जननी सुरक्षा योजना हो, या आप देखिए कि हमारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, मातृत्व वंदना योजना है, उसके थ्रू जो कैश का जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, अगर आपके द्वारा हेल्थ के जो इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर एनरोलमेंट रहेगा तो आपको कैश का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इसी वजह से सक्सेस को अचीव हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि बेल्जियम के बारे में है, जो कि हमने यूके को जब डिस्कस किया था, यूनाइटेड किंगडम का एरिया, उस समय उसको डिस्कस किया था। तो बेल्जियम के द्वारा आप देखिए कि डिफेंस के रिगार्डिंग में जो टैंक्स का जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर इंडिया के साथ में कोऑपरेटिव मैनर के अंदर में वर्क को कैरी आउट किया जाए, उसी के रिगार्डिंग उनका यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। अभी यूरोपियन कमीशन के जो लोग हैं, जो डेलीगेशन है इंडिया के, विजिट के लिए आए थे। ये तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे न्यूज़पेपर का डिस्कशन हुआ। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है वर्ल्ड पेज से रिलेटेड है। वर्ल्ड पेज के अंदर में स्टूडेंट जो सर्बिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर में वहाँ पे जो डस्ट स्मोक के जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं प्रोटेस्ट के दौरान में। तो एमपी के ऊपर अटैक है वो हुआ है, सर्बिया के वहाँ के रिलेटेड है। सर्बिया के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, कसोवो नाम का एरिया है, कसोवो, जो कि आप देखिए कब कसोवा एक सेपरेट टेरिटरी है। तो कसोवा को सर्बिया के जो लोग हैं अभी भी स्टिल अपना ही पार्ट के अंदर जो कंसीडर हैं वो किया करते हैं। तो ये सर्बिया के बारे में है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा जो प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, वहाँ पे आप देखिए कि सुसाइड बॉम्ब्स है वो देखने के लिए मिला, अटैक्स एंड इस तरीके का सिचुएशन है। एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है, हमेशा इसी तरीके का सिचुएशन डेवलप होता है पाकिस्तान के उस पार्ट के अंदर में। तो क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर जो चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत हैं, जैसे कि आप देखिए कि हेल्थ का फैसिलिटी जो का ज़रूरत है वो नहीं पहुँचाई गई है वहाँ पे। उस खैबर पख्तूनवा का प्रोविंस का एरिया है, वहाँ से आप देखिए कि गैस का प्रोडक्शन हुआ करता है, गैस का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर में उस एरिया से। बट वहाँ पे ही जो प्रॉपर जो गैस पाइपलाइंस है उनका अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, प्रॉपर वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं उनका अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे कि आप देखिए कि हमारे जो एनर्जी सेक्टर्स के जो एरिया हैं, हमारे जो एनर्जी सेक्टर के जो एरिया हैं जहाँ पे कोल का प्रोडक्शन, स्टील का प्रोडक्शन, या जो मिनरल्स का जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, तो उसके पर्सपेक्टिव से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड नाम का एक जो फंड है उसको सेटअप किया था कि टोटल प्रोजेक्ट का जो 1% पैसा है, 1% जो पैसा है उस लोकल एरिया के जो वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल की फोर्सेज के द्वारा एक अटैक किया गया, हजीबुल्लाह के जो नेवल के जो चीफ है लेबनान के अंदर में, उनको एलिमिनेट है वो किया गया है एक स्ट्राइक के दौरान में। हजीबुल्लाह कहाँ है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल का जो एरिया है, सपोज कीजिए इजराइल है, यहाँ पे जो लेबनान है, लेबनान के पार्ट के अंदर में हजीबुल्लाह का डोमिनेशन है। इस जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल है यहाँ पे हमास का है। और आप देखिए कि यमन के वहाँ पे जो कि रेड सी के अंदर में है, सऊदी अरेबिया से सदर्न पार्ट के अंदर में, वहाँ पे आप देखिए कि होती रेबल ग्रुप है, उनका डोमिनेशन है। तो 3H है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का ये पार्ट हुआ करते थे। तो हजीबुल्लाह की एक नेवल चीफ है जिनको एलिमिनेट किया है। फिलीपाइंस के वहाँ पे फाइटर जेट है वो मिसिंग हुआ है, रेबल्स के ऊपर अटैक करने के लिए गया था। फिलीपाइंस जो कि साउथ चाइना के सी के एरिया के साथ अपना एरिया शेयर करता है। फिलीपाइंस के वहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसका भी हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है मनीला के अंदर में। और काफ़ी बार आपने रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में रीड किया होगा, फिलीपाइंस के गवर्नमेंट के द्वारा ही जो दिया जाता है उस अवार्ड को। श्रीलंका के अंदर में जो तमिल पार्टीज हैं उसके बारे में है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर में वैसे तो मेजरली पॉपुलेशन सिंगलीज का है, पर नॉर्दर्न पार्ट का जो एरिया है, जाफना का एरिया है, वहाँ पे आप देखिए कि तमिलियन पॉपुलेशन हुआ करता है, जो कि ब्रिटिश एरा के समय वहाँ पे गया था, ब्रिटिश एरा के समय वहाँ पे गया था। तो उनकी पार्टी के पर्सपेक्टिव से है पार्लियामेंट के अंदर में किस तरीके से उनको कंसोलिडेट करना है। और स्टूडेंट्स यूएस के द्वारा जो टैरिफ लगाए जाएंगे उसके अगेंस्ट में जो काउंटर मेजर्स हैं उनको कैरी आउट किया जाएगा चाइना के द्वारा, मैक्सिको के द्वारा और कनाडा के द्वारा। कनाडा तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है, मैक्सिको सदर्न पार्ट के अंदर में है, और चाइना आप देखिए कि यहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर में सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर।
आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है लिटिल बिट लेट हुआ है, उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। आप देखिए कि किसी वजह से काफ़ी बार आपके न्यूज़पेपर है वो हम लेट अपलोड कर पाते हैं, तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। कोशिश करेंगे कि आपका जल्द से अपलोड है वो किया जाए। तो आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी आपसे होमवर्क पूछा गया है उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।